नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6.8% कर दिया गया, ये साल जो अभी चल रहा है, और अगले साल की फोरकास्ट 6.1% पे ही है। तो इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को देखेंगे। इसके बारे में कभी यूपीएससी में एक प्रीलिम्स में सवाल भी आया था। अब तो खैर इस प्रकार के आसान क्वेश्चन आते नहीं है यूपीएससी में। उसके बाद आरटीआईज बहुत सारी पेंडिंग हो रही है देश के इंफॉर्मेशन कमीशंस के सामने। देश के 26 इंफॉर्मेशन कमीशंस के सामने 3 लाख से ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस पेंडिंग है, इसको देखेंगे। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर बच्चियों को नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स भी सिखाए जाएंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई तो करनी है उनकी, उसके साथ साथ आप उनको कुछ ऐसी स्किल्स सिखाइए जिससे ओवरऑल वो नौकरियां करके पैसे कमा सके। खासकर ये स्किल स्टेम ब्रांच में सिखाए जाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, इसको देखेंगे। फिर भैया ऑयल के दाम गिर रहे हैं, उससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट कम हो सकते हैं। चाइना में कोविड की लहर और बढ़ती जा रही है, रिसेशन बढ़ने के आसार हैं, इसको लेके एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया ने जो इलीगल रेफरेंडम करवाया है 4 जगहों पे, इसको रिजेक्ट करने के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ। रशिया ने बोला कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग हो। इसके ऊपर जब वोटिंग हुई तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, और 107 से लेके 104 कंट्रीज रिजेक्ट हुआ। 2 बार हुआ ये चीज। पहले तो रशिया ने रिक्वेस्ट रखी कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करो, तो वोटिंग पड़ी, सबने रिजेक्ट कर दिया। 107 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होगी। उसके बाद रशिया ने अपील किया डिसीजन को, फिर से वोटिंग की, फिर से 104 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होगी, इसको समझेंगे। और G7 की मीट से पहले रशियन फोर्सेस ने जबरदस्त असॉल्ट लॉन्च किया यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं G7 कंट्री से। फिर अगले एडिटोरियल्स देख लेते हैं। एक है सॉल्यूशंस फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सुसाइड से जो डेथ्स होती हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, इसको लेके एक आर्टिकल है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर चाइनीज टी लीव, ये बेसिकली अभी चाइना की जो पार्टी कांग्रेस होने वाली है उसके बारे में बात हो रही है। फिर टीआरएस पार्टी हमेशा लड़ने के मूड में रहती है, इट इज ऑलवेज इन कॉम्बैटिव मोड, इसको लेके एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा है, केजरीवाल के ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा है, उसको देखेंगे। और मैक्स वर्स्टेपन ने अभी रिसेंट फिर से ये फार्मूला 1 चैंपियन बन गए हैं। पिछले साल जब भी चैंपियन बने थे तो इनके काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, इस बार तो प्रॉपर तरीके से चैंपियन बने। तो इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर्स को शेयर करें, इस लेक्चर की एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम में इसको और प्रमोट करने के लिए। वर्ड ऑफ द डे है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अनइंटेंशनली रिवील कर देना। मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको किसी को बतानी नहीं थी, सीक्रेट थी, क्लासिफाइड थी, या कह लीजिए आपके दोस्त ने आपको भरोसे पे बताई थी और आपको किसी और को नहीं बतानी थी, तो आपने गलती से किसी और को बता दी, या बोलते बोलते में मुंह से निकल गई, तो आप कह सकते हो स्पिल द बीन्स। ठीक है, चलिए। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आईएमएफ ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ग्रोथ को 6.8% कर दिया। केवल इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया अगले साल मतलब 2023 में और 2022 में भी कुछ हद तक इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर को देखेगा। दुनिया भर में मॉनेटरी कंडीशंस टाइटन हो जाएंगी, हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा डेकेड्स का, और पैंडेमिक के लिंगरिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इंडिया 6.8% पे ग्रो करेगा करंट फिस्कल ईयर में। पिछले साल 2021-22 में ग्रो किया था 8.7% पे। इस साल 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इस साल में 6.8%। ये कब बताया गया? तो आईएमएफ की अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आई, जिसका टाइटल है काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एट द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एनुअल मीटिंग्स। मतलब वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एनुअल मीटिंग्स हो रही है, वहां पे रिपोर्ट पब्लिश की जाती है काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट, और इसमें ये डाटा यहाँ पे दिया जा रहा है। इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है, आईएमएफ की जून 2022 की फोरकास्ट से 0.6% कम रहा है। मतलब उस समय पे इंडिया ग्रो करेगा 7.4% से, ऐसा आईएमएफ ने बोला है। अब चूंकि एक्सटर्नल इफेक्ट्स इतने ज्यादा डोमिनेंट है कि इंडिया ग्रो करेगा 6.8% पे, ऐसा आईएमएफ की ये रिपोर्ट बोल रही है। 2023-24 का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो लगभग 6.1% है। ठीक है ना। 2022 में इंडिया फेयरली वेल कर रहा है, और 2023 में भी प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा, ऐसा आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर गॉरेनचास का बोलना है। जो इन्फ्लेशन है इंडिया के अंदर
वो आरबीआई के टारगेट के ऊपर चल रहा है। 6.9% कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, अगले साल 5.1% रहने वाला है, ऐसा भी यहाँ पे आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया। अगर आप देखो फॉर द वर्ल्ड एज अ होल जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। 2021 में वर्ल्ड एज अ होल ग्रो किया था 6%, 2022 में ये नंबर था 3.2%, 2023 में नंबर था 2.7%। ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो कि ओवरऑल दुनिया भर में जो ग्रोथ प्रोजेक्शन से घट रहे हैं उस हिसाब से इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर आप 2021 के लगभग को देखो उसमें भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, 2022 में भी इंडिया अच्छा कर रहा है, 2023 में भी वर्ल्ड ग्रोथ के हिसाब से इंडिया अच्छा ही परफॉर्म करेगा। यूएस की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 2022 के फर्स्ट हाफ में, यूरो एरिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा 2022 के सेकेंड हाफ में, और उसके साथ साथ अगर आप चाइना के कोविड आउटब्रेक्स और एसोसिएटेड लॉकडाउन देख लो, प्रॉपर्टी सेक्टर की क्राइसिस देख लो, तो आगे आने वाले समय में जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहे। यूएस इस साल केवल 1.6% पे ग्रो करेगा और अगले साल केवल 1% पे ग्रो करेगा। यूरो एरिया इस साल 3.1% पे ग्रो कर रहा है, अगले साल केवल 0.5% पे ग्रो करेगा। चाइना अगले साल 4.4% पे ग्रो करेगा, बट इस साल केवल 3.2% पे ग्रो कर रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमीज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन एरिया, ये इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्टॉल कर रही है। आप समझ रहे हो, उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है भाई, और ऐसा बताया जा रहा है कि द वर्स्ट इज येट टू कम। 2023 एक रिसेशन की तरह होने वाला है। तो आईएमएफ की मॉनेटरी पॉलिसी में जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट आती, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, इससे ये ओवरऑल डाटा निकल के आ रहा है। मिस्टर गोरेनचास जो कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, इसमें थोड़ा ना सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, इसमें क्रॉस बॉर्डर नहीं होना चाहिए। समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सेंट्रल बैंक। जैसे हमारी आरबीआई इस समय पे क्या मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है कि भाई हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे, हमारा बेंचमार्क पॉलिसी लेंडिंग रेट, इससे क्या होगा कि मार्केट में जो पैसा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, तो लोग ओवरऑल बोरोइंग कम करेंगे। समझ रहे हो बात को। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, जो महंगाई है थोड़ा कंट्रोल में आएगी। ये इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी लेके चल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सेंट्रल बैंक, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी बनाती है सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी के साथ अगर सरकार फाइनेंस फिजिकल पॉलिसी में क्या करे, ज्यादा पैसा उड़ाने लगे, मनरेगा में बहुत पैसा निकाल दिया, बाकी वेलफेयर स्कीम्स में बहुत पैसा निकाल दिया, तो एक तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में लिक्विडिटी कम करने की कोशिश करी, दूसरी तरफ अगर फिजिकल पॉलिसी में सरकार पैसा उड़ाती जाएगी तो ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। तो यही बोल रहे हैं मिस्टर गोरेनचास जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ के, कि भैया फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करो और दूसरी तरफ फिजिकल पॉलिसी से वही इन्फ्लेशन बढ़ाओ, ये नहीं होना चाहिए। फिजिकल पॉलिसी में आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना है, ह्यूमन कैपिटल में, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में, डिजिटाइजेशन में, ग्रीन एनर्जी में प्रॉपर तरीके से पैसा खत्म करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत, जिससे हम इन्फ्लेशन को थोड़ा स्टेबल रख सकें। फिर यूरोप के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है ना, ये ट्रांजिटरी नहीं है, परमानेंट है। एनर्जी क्राइसिस समझ लो, पहले यूरोप की ज्यादातर गैस आ जाती थी रशिया से, यूरोप को ज्यादा टेंशन होती नहीं थी। अभी रशिया से गैस आनी बंद हो गई, कुछ लोगों को लग रहा है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, रशिया से गैस आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। रशिया से ये जो गैस आनी बंद हो रही है, इट इज ऑलमोस्ट परमानेंट। ये गैस क्राइसिस, ये एनर्जी क्राइसिस यूरोप के अंदर, ये परमानेंट है। तो आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया को मिल के काम करना है अगर क्राइसिस को अवॉइड करना है पूरी दुनिया के स्टेबिलिटी के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात की जाए तो एक साल में 2 बार आईएमएफ का स्टाफ ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज करता है। इसमें आईएमएफ का स्टाफ में इकोनॉमिस्ट एनालिसिस होते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को पेरूज करते हैं और अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की डिटेल्ड एनालिसिस होती है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट। ठीक है भाई। फिर जीएस पेपर 2, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई 3 लाख से ज्यादा आरटीआई पेंडिंग है इन्फॉर्मेशन कमीशन के सामने। 17 साल हो चुके हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन को आए हुए, 2005 में आया था आरटीआई एक्ट, आज 2022 चल रही है। इस ट्रांसपेरेंसी रिजीम को इंप्रूव करना है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है। 26 इन्फॉर्मेशन कमीशंस जो है इंडिया में, वहां पे 3.15 लाख कंप्लेंट्स पेंडिंग है, ऐसा बोलती है रिपोर्ट बाय सतर्क नागरिक संगठन। ईयर वाइज अगर डाटा देखा जाए तो 2019 में 26 इन्फॉर्मेशन कमीशन से जब डाटा निकाला गया तो पता चला 2,18,347 अपील्स पेंडिंग है। 2020 में डाटा हो गया 2,33,384 फ्रॉम 23 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। 2021 में डाटा हो गया 2,86,325 फ्रॉम 26 इन्फॉर्मेशन कमीशंस।
और 2022 में डाटा हो गया 3,14,000। मतलब साल दर साल जो नंबर ऑफ आरटीआई पेंडिंग है वो ओवरऑल बढ़ती जा रही है। आप बोलोगे सर आरटीआई तो टाइम बाउंड होती है, 1 महीने में जवाब देना होता है। बिल्कुल जवाब देना होता है, लेकिन अब आप समझो किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक ही आदमी को आरटीआई देखने के लिए बैठा रखा है, 2 देखने को बैठा रखा है, और उसके पास दिन में 20-20 आरटीआई आ रही हैं, वो कैसे जवाब देंगे? और आरटीआई सेक्शन में जो बैठा है, कल की डेट में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो आरटीआई सेक्शन में जो बैठा है वही थोड़ा जवाब दे देगा। मान लो कल की डेट में हम लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो, कोई आरटीआई आई तो आपको मार्क हुई टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, आपके पास पहुंच गई। अब आप देख रहे हो उस आरटीआई को। अब आरटीआई है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वहां पे ओवरऑल यहाँ के सब इलेक्ट्रिकल स्टेशन यूनिट में कितना पैसा खर्च हुआ है, इसको ऑडिट कराया गया कि नहीं कराया गया। तो अब आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधे थोड़ा रिप्लाई दे दोगे, आप एक लेटर बनाओगे, लेटर बना के उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजोगे और वो डिपार्टमेंट भाई आपको जवाब देगा, उसके बेसिस पर आप आरटीआई का रिप्लाई बनाओगे। लेकिन अब आप समझो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सब कुछ आप नहीं करोगे, आपने नीचे नीचे छोटे छोटे सेक्शंस बना रखे हैं। उसी एक सेक्शन आरटीआई का सेक्शन होगा। अब उस आरटीआई के सेक्शन में एक आदमी या 2 लोग बैठे हुए हैं, उनके पास दिन में 20-20 आरटीआई आ रही है, वो कितना काम करेंगे भाई? इंसान है ना, मशीन तो है नहीं कि दौड़ते रहेंगे। तो मैन पावर की कमी की वजह से और आरटीआई फाइल होने के ज्यादा नंबर्स की वजह से ओवरऑल आरटीआई की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र में 99,722 आरटीआई पेंडेंसी, उत्तर प्रदेश में 44,482, कर्नाटक में 30,358, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास 26,724। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। केंद्र की सरकार में पेंडेंसी उतनी नहीं जितनी राज्य की सरकारों में। बिहार में 21,346 की पेंडेंसी। जो देश में 29 इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें 2 तो डिफंक्ट चल रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। झारखंड का इंफॉर्मेशन कमीशन 29 महीनों से डिफंक्ट है, काम नहीं कर रहा। त्रिपुरा का 15 महीनों से काम नहीं कर रहा। समझ गए? 3 इंफॉर्मेशन कमीशन बीच में कुछ समयों के लिए नॉन डिस्फंक्शनल हो गए थे, कुछ में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो सीटें थी वो वैकेंट थी। तो अलग अलग वजहों से हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर उनकी जो फुल्ली सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो भी पूरी बैठा दिया जाए तो भी वर्कलोड इतना ज्यादा है कि आरटीआई डिस्पोज करने में समय लग जाता है। बहुत सारे कमीशंस में टार्डी डिस्पोजल रेट्स हैं, आरटीआई का डिस्पोजल रेट बहुत ज्यादा कम है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उनकी फंक्शनिंग में, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग बैठाने की जरूरत है ये देखने के लिए कि क्या प्रॉपर तरीके से ये इंफॉर्मेशन कमीशन काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि 1/4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट वैकेंट है। इंडिया में टोटल पोस्ट 165 है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, जिसमें 42 से लेकर 41 वैकेंट है। 2 चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की कुर्सी वैकेंट है। अब तक 4.2 करोड़ आरटीआई फाइल हो चुकी हैं, 26 लाख सेकेंड अपील्स फाइल हो चुकी हैं। और डिस्पोजल में कमी क्या है, कितनी पेंडेंसी है, ये मैंने आपको बताई थी। अब सबसे ज्यादा समझते हैं कि सबसे ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन जाती किसके पास है। खास बात दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास केंद्र की सरकार से भी ज्यादा आरटीआई जा रही है, टक्कर की जा रही है। अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल आरटीआई जारी 1.19 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी बड़ी है, पूरे देश में फैली हुई है। अकेली महाराष्ट्र की सरकार के पास 86.06 लाख आरटीआई जारी है, तमिलनाडु 37 लाख आरटीआई, केरला ऑलमोस्ट 32.82 33 लाख आरटीआई। तो केंद्र की सरकार ने तो चलो फिर भी मैकेनिज्म बना रखा है एक इफेक्टिव आरटीआई को हैंडल करने का। 2021 में 36 पोस्ट वैकेंट थी, इस साल 41 से 42 पोस्ट वैकेंट है। ठीक है भाई, लेटेस्ट अपडेट क्या है, 41 से 42 पोस्ट इस समय पे वैकेंट है आउट ऑफ 165 पोस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है ना भाई। कुछ इंफॉर्मेशन कमीशन में तो 2 साल की वेटिंग है। आरटीआई का जवाब 1 महीने में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप आरटीआई डालोगे तो 2 साल लग सकते हैं आपका जवाब आने में। उसकी वजह क्या? वजह ये है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमीशंस में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को डाल दिया जाता है। ओवरऑल एक कॉजल एटीट्यूड है। ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन की पोस्टिंग है ना, इसको एक अच्छी पोस्टिंग नहीं माना जाता है, एक सेंसिटिव पोस्टिंग नहीं माना जाता है। ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स आरटीआई डिपार्टमेंट का चार्ज नहीं चाहते। आप कल खुद आईपीएस या आईएएस या आईआरएस आईएफएस कुछ भी बनोगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा आपको आरटीआई सेक्शन का चार्ज दिया जाए, क्योंकि सबसे बेकार पोस्टिंग मानी जाती है। तो पोस्टिंग्स की क्वालिटी आप कह लो सर्विंग ग्रुप ए ऑफिसर्स और इवन ग्रुप बी ऑफिसर्स के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती है इसकी। तो ओवरऑल ये 17 साल की हिस्ट्री में आरटीआई के लिए आप कह सकते हो एक बैक बर्नर। और एक बात मैं और भी बोलूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोग ना आरटीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है ना, जबरदस्ती परेशान करने के लिए। ठीक है भैया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए, कुछ काम नहीं, सुबह से बैठ के शाम तक सोच रहे हैं कि किस बात पे आरटीआई मारे। अरे यार, आप आरटीआई मान रहे हो, आपको कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मानो। केंद्र की आज की डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए उतना आसान नहीं रह गया है। पता है, लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोई काम नहीं करते, ये बेकार है, ये बैठे रहते हैं। ये बहुत गलत सोच है। कुछ जगह हो सकता है ऐसी 1-2 ऑफिसेज हो जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके पास इतना अथाह काम है ना कि उनको भाई अपनी फैमिली वाइफ के लिए भी समय नहीं मिल पाता। फैमिली लाइफ हेल हो जाती है उनकी। कल की डेट में कभी आप आईपीएस, आईएएस या कभी एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर होता है काम में। ओके, तो ये बोल देना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम नहीं करता, अब उसमें भी आरटीआई आ रही है, चलिए आरटीआई आ रही है तो ठीक आ रही है, बट फ्रिवोलस, बिना मतलब से आरटीआई एक्टिविस्ट बन के जो लोग आरटीआई मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं कभी कभी। फिर आगे देखते हैं बात, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आरटीआई का, इसको डिजिटाइजेशन की जरूरत है। अब क्या है कि 29 जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहां पे ई फाइलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी आरटीआई मैनुअली नहीं भेजनी है, आप ओवरऑल ऑनलाइन जाके अपनी आरटीआई भर दो। लेकिन केवल 11 इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसे हैं जहां पे ई फाइलिंग फैसिलिटी। आप समझिए, केंद्र की सरकार में अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हो तो डिजिटाइजेशन हो चुका। केंद्र की सरकार के किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप आरटीआई मार सकते हो ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का इस्तेमाल करके। लेकिन राज्य की सरकारों का आरटीआई पोर्टल राज्य की सरकार की विल पावर पर डिपेंड करता है, और बहुत सारी राज्य की सरकारों ने अभी भी अपने इंफॉर्मेशन कमीशन को डिजिटाइज नहीं किया। 11 इंफॉर्मेशन कमीशन डिजिटाइज हुए हैं, जिसमें से 5 केवल फंक्शनल है, मतलब इफेक्टिवली 24 इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया में अभी मैनुअल मोड में चल रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1976 में राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, और इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इनैक्ट किया केंद्र की सरकार ने। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं जो कि सरकार के द्वारा फाइनेंस की जाती हैं, सरकार के परव्यू के अंदर आती हैं, उनको ये मैंडेट है कि अगर सिटीजन आपसे पब्लिक इंटरेस्ट का कोई सवाल पूछते हैं, आप जवाब दोगे। फिर अगला, अच्छा मैं आपको आरटीआई का एक बड़ा अच्छा इंस्टेंस बताता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं डिफेंस ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, आज से 5-6 साल पहले की बात रही होगी। तो एक आरटीआई आई वहां पे, पता है हेडक्वार्टर्स में। आरटीआई क्या थी? इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में, कि हाउ मेनी अंडर द मतलब सेंट्रल जोनल डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी, हाउ मेनी ऑफिसर्स, मतलब हाउ मेनी ऑफिसर्स आर हिंदूज, हाउ मेनी ऑफिसर्स आर मुस्लिम्स, हाउ मेनी ऑफिसर्स आर क्रिश्चियंस, हाउ मेनी ऑफिसर्स आर जैन। मतलब इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में आरटीआई मारी गई कि कितने आर्मी में काम करने वाले लोग हिंदू हैं, कितने आर्मी में काम करने वाले मुस्लिम हैं, जैन हैं। सोचो, ये फालतू आरटीआई मारी जाती है। जवाब पता है क्या गया? देयर आर नो हिंदूज, देयर आर नो मुस्लिम्स, देयर आर नो जैन्स, देयर आर नो सिख्स, देयर आर ओनली सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। ये जवाब गया था उस आरटीआई का। तो अब आप समझ सकते हो कि इंडियन आर्मी के पास इस प्रकार की आरटीआई आ रही हैं, तो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सी फ्रिवुलस आरटीआईज भी होती होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट और पब्लिक इंटरेस्ट की आरटीआईज नहीं होती होंगी, वो भी होती होंगी, लेकिन फ्रिवुलस आरटीआईज को भी यहाँ पे खत्म करने की जरूरत है। फिर अगला, जीएस पेपर 2-1 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन वुमेन एम्पावरमेंट, स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स इंक्लूडेड इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। देखिए, केंद्र की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के मैंडेट को बढ़ाया और ये बोला है कि जो बच्चियां हैं उनको सिर्फ किताबी भाषा नहीं पढ़ानी है, उनको सिर्फ लैपटॉप देके ऑनलाइन चीजें नहीं सिखानी है, आपको उनको ऐसी स्किल देनी है जिससे ओवरऑल वो अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करके अपने लिए पैसा कमा सके, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, हस्बैंड का, बच्चों का जीवन यापन कर सकें। तो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस में स्किलिंग देना, और बच्चियों को ये स्किलिंग दोगे तो बड़े होके वो एक एंटरप्राइजिंग वुमेन के फॉर्म में सामने निकलेंगी जो कि देश को लीड करेंगी। और यहाँ पे जो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस दिए जाएंगे ना, स्किलिंग मिशन जो दिया जाएगा बच्चियों को, वो 4 इलाकों में फोकस करेगा। स्टेम में खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये वो इलाके हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जहाँ पे ट्रेडिशनली लड़कियां थोड़ा पीछे रही हैं, लड़कों को ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिली है। लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के साथ साथ स्टेम एरियाज में वुमेन और गर्ल्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव हो गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। तो इस पर्टिकुलर स्कीम, नए इंक्लूजन को लॉन्च, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो पहले चल रही है, इसके अंदर स्किलिंग ऑफ गर्ल्स वाले कंपोनेंट को जोड़ दिया है।
और इसको जोड़ते वक्त मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी साहब ने क्या बोला कि देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू एम्पावर गर्ल्स। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिल के काम करेंगी, तब जाके ओवरऑल हम ये बच्चियों के लिए कर पाएंगे। ठीक है ना भाई। जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाना है। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में केवल लड़के एक्सेल कर सकते हैं, लड़कियां एक्सेल नहीं कर सकती, ये सोच सबसे पहले आपको हटानी है। उसके बाद गर्ल्स को वोकेशनल एजुकेशन देके उनकी स्किल को एनहांस करना है, ताकि लड़कों के साथ कंधा मिला के चल पाए और ऑल देश की डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए, गर्ल्स आर ऑलमोस्ट, वुमेन आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अगर आप 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को एम्पावर नहीं करोगे और फिर ये सोचो कि देश डेवलप करेगा, तो वो तो होने वाला नहीं। फिर आगे, A memorandum of understanding was signed between women and child development, skill development, entrepreneurship and minority affairs. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप MSD और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इन तीनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। और इन मिनिस्ट्रीज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो भी एडोलेसेंट्स हैं, 14 से 18 साल की लड़कियां हैं, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोफेशंस में वर्कफोर्स में एंट्री मारे, इंक्लूडिंग स्टेम फील्ड्स। ठीक है। ये मिनिस्ट्रीज इंश्योर करेंगी कि बच्चियां स्कूल के बाद इंडिपेंडेंट तरीके से बिना किसी प्रेशर के अपनी एकेडमिक स्ट्रीम्स को चुन सकें, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, एम्पावरमेंट हो। अगर उनको पहले से स्किल ट्रेनिंग दी गई है नॉन ट्रेडिशनल वोकेशंस में, तो उनके लिए इंटर्नशिप वगैरह ढूंढना आसान हो जाएगा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद। एक्चुअली में आत्मनिर्भर भारत को ग्राउंड लेवल पे सक्सेसफुल बनाने के लिए ये लड़कियां टॉर्च बेयरर्स की तरह काम कर सकती हैं। ठीक है भाई, ये सब है। फिर स्कीम में सेकेंडरी लेवल पे इनरोलमेंट को 1% से बढ़ाना भी यहाँ पे एक टारगेट है। हर साल बच्चियों की स्किलिंग की बात हो, वुमेन स्किलिंग की बात हो, या बच्चियों का स्कूल में एडमिशन की बात हो, 1% इंक्रीमेंट हमें देखना है, ये हमें टारगेट करना है। प्लस इन लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और चाइल्ड मैरिजेस का ये जो ओवरऑल आप कह लो बैड प्रैक्टिस है, इसको भी हटाना है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति इनकी जो अवेयरनेस है, इसको भी बढ़ाना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक नेशनल कमेटी बनाई गई है। ये नेशनल कमेटी को लीड करेंगे सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो मिशन शक्ति मैंडेट के अंदर ये कमेटी बनाई जा रही है। इस एपेक्स कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है ना। समय समय पे राज्य की सरकार और यूनियन टेरिटरी की सरकारों के साथ बातचीत करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम मिशन शक्ति के अंदर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको इंश्योर करना, इसके प्रॉपर ऑडिटिंग रिपोर्ट्स निकालना, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर थी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। भैया ऑयल की कीमत यहाँ पे 2% गिरी है। ठीक है भाई। और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो कोविड-19 के केसेस चाइना में बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मेलपास और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जीवा, इन्होंने क्या बोला कि ग्लोबल रिसेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेल के दाम गिर रहे हैं। समझिए, ब्रेंट क्रूड $2.3 गिरा है, 2.4% गिरा है, लगभग $93.89 पे आ गया है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल $2.12 से गिरा है, 2.3% गिरा है, $89 पे आ गया। तो ओवरऑल ऑयल के दाम यहाँ पे गिरे। तो आप बोलोगे तो अच्छी बात है ना सर, ऑयल के दाम गिर रहे हैं, इन्फ्लेशन कम होगा। समझिए, दुनिया भर की कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के कम होने के चलते, लोगों की जेब में कम पैसा जाने के चलते डिमांड घट रही है। और चूंकि डिमांड घट रही है तो नई इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए डिमांड नहीं है। तो चूंकि नई इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए डिमांड नहीं है, इसलिए तेल की डिमांड कम हो रही है, इसीलिए यहाँ तेल के दाम गिर रहे हैं। तो ये जो तेल के दाम गिरने वाला इवेंट है, इसको आप बहुत अच्छा मत समझो। और उससे भी बड़ी बात, तेल के दाम गिर रहे हैं इसका मतलब तेल सस्ता हो रहा है ये नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, आप बोल रहे हो तेल के दाम गिर रहे हैं, तेल सस्ता हो रहा है, फिर भी तेल सस्ता नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? तो समझिए, जो क्रूड ऑयल था मान लीजिए $93 पे था, वो आ गया $90 पे, तो आपने बोला तेल के दाम गिर गए। लेकिन वहीं पे जब $93 का क्रूड ऑयल था, तब यूएस डॉलर में इंडियन रुपी मिलते थे 78, और अब जब $90 का क्रूड ऑयल हो गया, तब यूएस डॉलर में ₹1 मिलते हैं 82। रुपी भी तो डिप्रिशिएट किया है, आप डॉलर्स में वैल्यू को एसेस कर रहे हो, लेकिन दुनिया भर की करेंसीज भी तो डॉलर के रिस्पेक्ट में गिर रही हैं। इंडियन रुपीस तो गजब गिर रहा है, कहाँ 72-73 पे था एक साल पहले, आज कहाँ 82 क्रॉस कर चुका है, 83 पहुंचने वाला है। एक डॉलर में 83। इंडियन रुपी इतनी बुरी तरीके से डिप्रिशिएट कर रहा है। तो डॉलर्स में अगर आप वैल्यू देखोगे, तो अगर एक इंडियन रुपी 80 रुपए का है
और मान लो एक कह लो बैरल $90 का मिल रहा है, तो कितने हो गए 90 × 80 7200 रुपये। और वहीं पे ये $90 82 में कितना हो जाएगा, ₹2 महंगा हो जाएगा, 180 रुपये महंगा हो जाएगा। तो अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो तेल के दाम भले ही एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको कम नजर आए, बट वो हल्के हल्के महंगे होने लगेंगे आपके लिए, क्योंकि आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, दुनिया भर की करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। तो ये जो ऑयल फॉल है, इसको बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा। अब क्या कि जब ऑयल के दाम गिरेंगे तो वो कंट्रीज जो ऑयल की पैदावार करती है उनको प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने क्या किया उसकी भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। चाइना के अंदर की बात की जा रही है कि भाई चाइना के अंदर डिमांड गिर रही है, चाइना के अंदर कोविड का तगड़ा लॉकडाउन लगा है, शांघाई में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, कोविड-19 के इन्फेक्शन चाइना में ना बढ़े इस बात को उनकी सरकार इंश्योर करती है और इसके लिए बहुत तगड़े लॉकडाउन लगाती है और वो लॉकडाउन उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये दुनिया भर में तेल की सप्लाई को मेंटेन करते हैं। अब अगर ओपेक की अगर आप बात करो तो ये एक प्रकार का कार्टेल है, कितने तेल के दाम होंगे कितने तेल के दाम नहीं होंगे ये ओपेक फिक्स करता है। ओपेक को लीड करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ओपेक के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है। 10% ऑफ द ग्लोबल डिमांड को सऊदी अरेबिया पूरा करता है। ओपेक में 13 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको पीपीटी अवेलेबल करवा दूंगा, आप देख लेना। अब ओपेक कंट्रीज ने नॉन ओपेक पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ एक मांडवली कर ली और ग्रुप बना लिया ओपेक प्लस। अब ओपेक प्लस में दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, रशिया और सऊदी अरेबिया। इन दोनों ने मिलकर मांडवली ये की कि प्रतिदिन हम 2 मिलियन बैरल्स ऑयल कम पैदा करेंगे। इसको मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में भी किया, इससे जो बाइडेन नाराज हो गए, यूएस कांग्रेस में काफी बहस हो गई। तो इस कार्टेलाइजेशन से भी डील करना, इस समय पे जब दुनिया भर में तेल के दाम थोड़े कम होने चाहिए, उस समय पे यह कार्टेल तेल के दामों को अफेक्ट कर रहा है और अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से अफेक्ट कर रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इनको नुकसान हो सकता है। तो इसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट, एट यूएनजीए इंडिया वोट्स टू रिजेक्ट रशिया डिमांड फॉर सीक्रेट बैलेट ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और रशिया यूक्रेन क्राइसिस में चीज काम आएगी। मॉस्को ने इलीगल एनेक्सेशन कर लिया 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन का, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, ये आपको पता है। अब क्या है कि इसको लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा आपका रेजोल्यूशन। इंडिया ने एब्सटेन किया, चाइना ने एब्सटेन किया, ब्राजील ने एब्सटेन किया, लेकिन 10 कंट्रीज ने सपोर्ट किया, मॉस्को ने वीटो कर दिया, रशिया ने वीटो कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है रशिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लेके आया जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहुंचा ये रेजोल्यूशन, इसको इंट्रोड्यूस किया अल्बानिया ने। तो 10 अक्टूबर 2022 को अल्बानिया ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जिसने रशिया के इलीगल रेफरेंडम को रिजेक्ट किया है। और ये जो डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया के रीजन्स को एनेक्स किया रशिया ने, इसके अगेंस्ट बात की। ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये पूरा का पूरा रेजोल्यूशन पहुंच गया। अब जैसे ही रेजोल्यूशन पहुंचा, रशिया ने बोला कि ठीक है, अगर आप इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग कर रहे हो तो वोटिंग करो, लेकिन वोटिंग सीक्रेट बैलेट से करो। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि किसने रशिया के अगेंस्ट वोट डाला और किसने रशिया के फेवर में वोट डाला और किसने एब्सटेन किया, ये किसी को पता ना चल पाए। तो सबसे पहले तो इस बात पे डिसीजन होगा कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी या ओपन बैलेट से वोटिंग होगी। तो यहां पे जब वोटिंग हुई तो 107 मेंबर स्टेट्स ने बोला कि ओपन बैलेट से वोटिंग होगी। समझ गए? इंडिया ने भी बोला कि भाई ओपन बैलेट से वोटिंग कराओ, सबको पता चलना चाहिए कि किसने किसके फेवर में वोट किया है और किसने किसके अगेंस्ट वोट किया है। तो आप देखो, केवल 13 लोगों ने रशिया की इस कॉल को कि भाई सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए सपोर्ट किया, 39 ने एब्सटेन किया और 107 लोगों ने रिजेक्ट किया। 107 लोग इंक्लूडिंग इंडिया ये बोल रहे हैं कि ओपन बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। इस डिसीजन को रशिया ने कंटेस्ट किया, रशिया ने अपील किया, अपील पे फिर से वोटिंग हुई और फिर से 104 लोगों ने बोला कि ओपन बैलेट से वोटिंग होगी, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होगी। फिर से इंडिया ने बोला कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होगी, ओपन बैलेट से वोटिंग होगी। सबको पता चलना चाहिए कौन रशिया को सपोर्ट कर रहा है, कौन रशिया को अपोज कर रहा है। तो ये न्यूज थी यहाँ पे, ठीक है भाई। इससे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब जब भी वोटिंग हुई है, इंडिया ने एब्सटेन किया। मार्च 2 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन करके ES-11/1 रेजोल्यूशन आया था रशिया के अगेंस्ट, इंडिया ने एब्सटेन किया था। फिर मार्च 2024 को ES-11/2 ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, ये रेजोल्यूशन आया था, इंडिया ने एब्सटेन किया था। फिर अप्रैल 7 ES-11/3
सस्पेंडिंग रशिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इस पे वोटिंग हुई थी। हालांकि इस वोटिंग पे अप्रूवल आने से एक दिन पहले ही रशिया ने अपने आप को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन से निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे भी इंडिया ने एब्सटेन किया था। ठीक है भाई, फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। इजराइल ने हिस्टोरिक बॉर्डर डील की है लेबनान के साथ। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 11 अक्टूबर को बोला कि हमने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट डील किया है लेबनान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर को लेके। यहाँ पे नक्शा देख लीजिए, नीचे की तरफ आपको इजराइल नजर आ रहा है और ऊपर लेबनान के साथ एक लैंड बाउंड्री नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे लैंड बाउंड्री पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में मैरीटाइम बॉर्डर की बात हो रही है। मैरीटाइम बॉर्डर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको कुछ गैस फील्ड्स नजर आ जाएंगे, कना गैस फील्ड, कैरिश गैस फील्ड। तो ओवरऑल ये जो गैस फील्ड और जो समुंदर का इलाका है, इस समुंदर के इलाके पे कौन सी कंट्री का कंट्रोल है, कौन सी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, इस बात को लेके यहाँ पे एक इश्यू उठा हुआ है। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक डील हुई है इजराइल के बीच में और लेबनान के बीच में। प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड जो है इजराइल के, उन्होंने बोला कि एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है जो इजराइल की सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, इजराइल की इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा, हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, जो गैस प्रोडक्शन है मेडिटेरेनियन में इसको बढ़ाएगा। और लेबनान को भी लगता है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर डील से जो गैस प्रोडक्शन होगी उससे लेबनान की डूबती इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। लेबनान और इजराइल ऑफिशियली 1948 से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। 860 किलोमीटर की इनकी बाउंड्री है मेडिटेरेनियन सी में, और इस बाउंड्री को लेके कुछ इश्यूज हैं। अब लेबनान की यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। लेबनान के बॉर्डर को लेके क्या कंसर्न्स थे, इसको देख लेते हैं। एक तो बॉर्डर लाइन को इजराइल ने बॉयज से मार्क कर रखा है। बॉयज क्या होता है, मतलब समुंदर में इस प्रकार का एक बॉर्डर खींच रखा है इजराइल ने। इस प्रकार के बॉर्डर के थ्रू ओवरऑल इजराइल डिमार्केट करता है बाउंड्री को, किसके किसके बीच, इजराइल और लेबनान की मैरीटाइम बाउंड्री को। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर नहीं आ सकती लेबनानीज फोर्सेस या फिर कह लो लेबनानीज स्टेट। तो इस बात को लेकर लेबनान ने अपोजिशन व्यक्त किया था, ठीक है ना। उसके बाद लेबनान ने बोला कि जो कना गैस फील्ड है साउदर्न लेबनीज एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में, ये इजराइल का बिल्कुल नहीं है, इससे जो कुछ भी पैदावार होगी वो हमारी होगी। ये कना गैस फील्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो लेबनान का बोलना है कि यहाँ से जो भी ऑयल या गैस या जिस चीज की भी पैदावार होगी नेचुरल रिसोर्सेज की, इससे जो भी पैसा आएगा ये हमारा है। इजराइल भी इसको क्लेम कर रहा था। फाइनली डील साइन हुई। अब डील के डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो धीरे धीरे करके आएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली लेबनान का ये बोलना है कि जो फ्रेंच ऑयल जाइंट है टोटल एनर्जीज, वो अगर लेबनान के किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो इजराइल के किसी पैरेलल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ना हो, जो कि फिर क्लैश हो सकता है ना ओवरऑल इंटरेस्ट का। तो अगर टोटल एनर्जीज नाम की जो फ्रेंच ऑयल जाइंट है वो लेबनान में अगर ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कर रही है, तो फिर वो इजराइल की किसी ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में अपनी डीलिंग्स ना रखे ताकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो ये ओवरऑल यहाँ पे निकल के आया है लेबनान और इजराइल के बीच में मॉन्डोवली। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखोगे ना, अपने आप में ये इलाका बहुत ज़्यादा कह लो, देखो दोस्तों, मतलब अनस्टेबल टाइप का है। लेबनान का जो एक ग्रुप है ना हिजबुल्ला, वो साउदर्न लेबनान में एक्टिव है। उसके साथ साथ ये जो गोलान हाइट्स का इलाका था, ये आज की डेट में इजराइल कब्जा चुकी है। ये जो पूरा गोलान हाइट्स आपको नजर आ ना, जहाँ वो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये आज की डेट में इजराइल के पास है। एक समय पर ये सीरिया के पास हुआ करता था, लेकिन जंग में इजराइल ने इसको सीरिया से ले लिया और अब वापस भी नहीं किया। तो कुछ बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। फिर अहेड ऑफ G7 मीट रशियन फोर्सेस लॉन्च मास स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। भाई देखिए, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है G7 कंट्रीज को कि भैया हमें एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज दीजिए, ठीक है ना। क्या है कि ग्राउंड ऑफेंसिव में यूक्रेन रशिया को पीछे ढकेल रहा है, लेकिन जब रशिया मिसाइल स्ट्राइक करता है तो यूक्रेन के लिए उनको रोक पाना काफी मुश्किल होता है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड है रशिया की मिसाइल स्ट्राइक्स को रोकने के लिए। तो बहुत लंबे समय से, केवल अभी नहीं, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बहुत लंबे समय से G7 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इटली, कनाडा से मदद मांग रहे हैं कि भैया हमें एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दो। अगर रशिया हम पे मिसाइल स्ट्राइक करता है तो इस एयर डिफेंस मिसाइल कैपेबिलिटी के थ्रू हम ओवरऑल इनकमिंग मिसाइलों को ध्वस्त कर सकते हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों आपको पता है कि रशियन यूक्रेनियन बैटलफील्ड में यूक्रेन जीता है। 2500 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी इन्होंने वापस ले ली, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो क्रीमियन ब्रिज था इसको उड़ा दिया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसका बदला लेने के लिए यूक्रेनियन सिटीज के ऊपर जबरदस्त तरीके से मिसाइल स्ट्राइक की किसने, रशिया ने। 19 लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोग वाउंडेड हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पावर प्लांट्स थे उन पे मिसाइल स्ट्राइक हुई, वो गिर गए, पूरे देश में पावर कट हो गई,
ठीक है ना। साउथ ईस्टर्न यूक्रेनियन टाउन ज़ेपोरिजिया और एक और वेस्टर्न सिटी है लिव, यहाँ पे तो पावर बची नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पूरी कट ऑफ हो गई है। तो ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, इनके अगेंस्ट इफेक्टिव डेटरेंट पावर नहीं है यूक्रेन के पास। यूक्रेन ये बोल रहा है कि रशिया हमारे अगेंस्ट तब सक्सेसफुल हो जाता है जब हम इनकी मिसाइल स्ट्राइक्स को काउंटर नहीं कर पाते। अगर G7 कंट्री हमको अपने एयर डिफेंस सिस्टम दे दें तो हम इन मिसाइल स्ट्राइक्स को हरा देंगे। लेकिन अब आप समझो, वेस्टर्न कंट्रीज भी सोच समझ के डिसीजन ले रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज इस हद तक, नाटो इस हद तक यूक्रेन को मदद नहीं कर सकता कि कल की डेट में एक वॉर का फ्रंट सा खुल गया रशिया के साथ, ठीक है ना, कि कल की डेट में रशिया फ्रस्ट्रेट होकर न्यूक्लियर ही अटैक करते। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा वेपन्स अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को देंगी तो कहीं ना कहीं रशिया फ्रस्ट्रेट हो सकता है और उस फ्रस्ट्रेशन में न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट आ सकता है। यहाँ पे ये वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को बार बार कह रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग मत करना। नाटो भी यहाँ पे फुल अलर्ट पे है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग तो नहीं करेगा रशिया। एक और एंगल है यहाँ पे, बेलारस। रशिया ने बेलारस की धरती का इस्तेमाल किया है यूक्रेन के ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे आप देखो तो बेलारस है, रशिया के टैंक्स बेलारस में, रशिया के सोल्जर्स बेलारस में, और बेलारस की धरती का इस्तेमाल करके यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। बेलारस ने अपने सोल्जर्स यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजे। तो एक सवाल यूक्रेन से ये पूछा गया कि क्या आप बेलारस पे अटैक करोगे, तो यूक्रेन ने बोला नहीं भाई, हम बेलारस पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर टीम इस बॉर्डर पे स्टेशन की जाए और इस बात को चेक किया जाए कि इस बेलारस के बॉर्डर के थ्रू तो कहीं यूक्रेन की सोवरेनिटी पे अटैक नहीं हो रहा है। ये भी बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है भाई। तो ये था आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन, थोड़ा लंबा हो गया, एडिटोरियल डिस्कशन पे आ जाते हैं। पहला आर्टिकल थोड़ा आइडियोलॉजिकल है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल। अगला, ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेथ्स बाय सुसाइड इज मेड गाइडेड। ध्रुव गर्ग साहब और देदी प्याम शुक्ला जी ने इस चीज को लिखा है, दिल्ली बेस्ड लॉयर्स हैं। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो तो इंडिया में सुसाइड से रिलेटेड जो डेथ हुई, अगर आप डाटा देखो, 30 अगस्त को 2022 को डाटा रिलीज हुआ, ये डाटा था 2021 का। 2021 में इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं 1,64,033। 1,64,033 सुसाइड्स हुई हैं इंडिया के अंदर 2021 में, ठीक है भाई। सुसाइड अपने आप में बहुत बड़ा इशू है सोशल डिस्ट्रेस का, पब्लिक पॉलिसी का, ठीक है। चूंकि एक फुल्ली फंक्शनल, आप कह लो ठीक ठाक हेल्दी आदमी अपने शरीर को मार दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। कई लोग तो इसलिए भी सुसाइड कर लेते हैं कि वो बहुत बीमार है, टर्मिनली इल है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर लेते। तो ऐसे केसेस में पूरी फैमिली टूट जाती कि एक अच्छा खासा इंसान, एक हेल्दी इंसान चला गया हमें छोड़ के। अब आज की डेट में बहुत बड़ा डिस्कशन ये उछड़ा हुआ है कि भाई सुसाइड की एक बड़ी वजह है डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के आने की वजह से डिप्रेशन बढ़ गया है, मेंटल हेल्थ इशू बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से सुसाइड बढ़ रहा है। ओवरऑल सुसाइड की वजह बताई जा रही है टेक्नोलॉजी, साइबर बुलिंग, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम ड्यू टू सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, वर्चुअल फॉलोअर्स के पीछे भागना। टिकटॉक के अंदर लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसी खबर निकल के आई थी कि टिकटॉक के अंदर वीडियो बनाई, लोगों ने देखी नहीं तो लोगों ने सुसाइड कर लिए। मतलब इससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो ये सब वजहें बताई जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर रिलायंस रखा जा रहा है कहीं ना कहीं सुसाइड की वजह की। साइबर बुलिंग होती है, ओवरऑल ऑनलाइन लोगों को धमकाया जाता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस वजह से सुसाइड होते हैं, ऐसा बोला। लेकिन ऑथर का यहाँ बोलना है कि यार केवल आप साइबर डिजिटल टेक्नोलॉजीज को ही रिस्पॉन्सिबल मान लो सुसाइड के लिए, तो ये गलत पॉलिसी पैरामीटर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुलिंग की बात करो तो बुलिंग में डेफिनेटली मेंटल हेल्थ कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं। किसी को ऑनलाइन आपने धमकाया, उसकी कोई पर्सनल चीज आपने देख ली, उसके बाद आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये बुलिंग की परिभाषा में आता है, ठीक है भाई। और जब आपकी बुलिंग होगी तो आप डर के मारे सुसाइड के बारे में सोच सकते हो। लेकिन बुलिंग केवल डिजिटल थोड़ी ना होती है, बुलिंग तो सामने सामने भी होती है। स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है, ठीक है ना। बुलिंग में हर प्रकार की बुलिंग हो गई, जैसे ऑनलाइन किसी लड़की के साथ उसकी कोई कॉम्प्रोमाइज्ड फोटो निकाल ली और बाद में उस फोटो को दिखा के उसको ब्लैकमेल कर रहा है और फोटोज भेजने के लिए, सेक्सुअल फेवर्स के लिए, इस प्रकार की बहुत न्यूज निकल के आती है। तो लड़की ने सुसाइड कर लिया। दिस इज वन फॉर्म ऑफ बुलिंग, वन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ये सिर्फ साइबर डिजिटल में थोड़ी ना होता है, ये तो रियल वर्ल्ड में भी होता है, फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है, 1-to-1 पर्सन में भी होता है। तो यहां पे आपको एड्रेस क्या करना है? आपको एड्रेस करना है बुलिंग का फैक्टर। आप सब कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर थोप दो, वो सही नहीं है। ये नो डाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक डार्क एस्पेक्ट है, लेकिन आपको एड्रेस यहां पे क्या करना है? आपको बुलिंग एड्रेस करनी है।
इसके लिए यहाँ पे आपको कैंपेन चलाने, अवेयरनेस कैंपेन, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग सर्विसेज। अगर आपको कोई धमका रहा है, बुली कर रहा है, तो डरो मत, दबो मत, उस चीज को रिपोर्ट करो। और ये चीज डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी एप्लीकेबल होती है और फिजिकल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल होती है, समझ गए? तो हर चीज डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर थोप देना उसने, जैसे तमिलनाडु के अंदर ओवरऑल ऑनलाइन रमी गेम खेल के पैसा हार के बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, ये बोला गया। इसलिए तमिलनाडु की सरकार ऑनलाइन रमी गेम के पीछे पड़ गई, इनको ब्लॉक कराओ। बाद में बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टडी हुई, उन स्टडीज ने ये बोला, रोटरी रेनबो प्रोजेक्ट की एक स्टडी हुई, उसने ये बोला कि भाई आप तो सारा का सारा इल्जाम ऑनलाइन डिजिटल गेम के ऊपर फेंक दे रहे हो, ऑनलाइन रमी गेम के ऊपर फेंक दे रहे हो। यहां पे अगर आप देखो तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि सुसाइड में रिसर्च करते हैं, जैसे संदीप शाह है, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गुजरात। इन्होंने तमिलनाडु को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करके बोला कि भाई आप ये बोल रहे हो कि सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हो रहे हैं, जबकि आपके पास इनफ डाटा है ही नहीं इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या सच में ये जो सुसाइड है वो ऑनलाइन गेमिंग का एक आफ्टर इफेक्ट है। फिर अगर आप देखो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है ऑन डेथ्स बाय सुसाइड इन तमिलनाडु, ये इस बात को एविडेंट कर देता है कि सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर लेने से, ऑनलाइन गेम्स को कंट्रोल कर लेने से सुसाइड और बाकी प्रकार की चीजें प्रॉब्लम नहीं होगी। तमिलनाडु की बात करो तो तमिलनाडु इज वन ऑफ दोज स्टेट्स जहां पे सुसाइड का इंसिडेंस इंडिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप देखो तो देश में जितने भी टोटल सुसाइड के केसेस आए थे 11% तमिलनाडु में आए। 2021 में अकेले 19,000 सुसाइड केसेस तमिलनाडु से। और सुसाइड में केवल सिर्फ साइबर बुलिंग फैक्टर नहीं है भाई, फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस, सब्सटेंस इश्यूज, मैरिज लव रिलेटेड, भाई लड़की या लड़का छोड़ के चला गया तो सुसाइड कर लिया, इस प्रकार की भी चीजें निकल के आती हैं। 2/3 सुसाइड बाय डेथ्स यहां से होती हैं। तो आपको सारे होलिस्टिक फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु की सरकार को रूट कॉजेज ढूंढने चाहिए सुसाइड के, ना केवल ऑनलाइन गेम्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के उनको बंद करके ये दिखाना कि हमने कुछ किया है। कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन अप्रोच को यहां पे बनाना है, पॉलिसी ऑप्शंस लेके आना है, काउंसलिंग अवेयरनेस लेके आनी, ताकि लोगों के साथ बातचीत करके ग्राउंड लेवल पे चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। तो जरूरी है कि जो सुसाइडल थॉट्स हैं, जो अटेम्प्ट्स, पहली बात तो आप सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज करो, ये चीज है। केंद्र की सरकार को टेक्नोलॉजी की मदद से मेंटल हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूव करने के प्रोग्राम चलाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी में सरकार ने अनाउंस किया नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से फ्री राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन रिमूव और अंडर सर्व्ड इलाकों में जाएंगे लोगों को। वो लोग जो कि साइकोलॉजी सेशंस नहीं ले सकते, किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन इन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके अपनी परेशानियां एक्सपर्ट्स को बता सकते हैं और एक्सपर्ट्स इन परेशानियों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आप एक पॉलिसी इकोसिस्टम की बात कर रहे हो। इस पॉलिसी इकोसिस्टम में सुसाइड को सीधे सीधे डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट ना करके, उसके बेसिक प्रीमाइस को समझ के अवेयरनेस के थ्रू चीजों की रिजॉल्व करने की बात की जा रही है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के पॉजिटिव यूज की बात की जा रही है, ना कि उनके ऊपर सारी निगेटिव चीजें थोप के उनको ही रिस्पॉन्सिबल मान लो, ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक के सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप कर रही है, जो कि सही नहीं है। फिर नेक्स्ट, रीडिंग द चाइनीज टी लीव्स। ये आर्टिकल बेसिकली अब क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20th नेशनल कांग्रेस होने वाली बीजिंग में 16 अक्टूबर को। ये हर 5 साल में एक बार होती है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, जैसे कि पर्सनल्स को रीशफल करना, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, फ्यूचर पॉलिसीज को अनाउंस करना। तो इस पर्टिकुलर इवेंट में जो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है, वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल रिपोर्ट देगा। ओवरऑल चाइना के पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या चेंजेस हुए उसके हिसाब से कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ नई पोस्ट वगैरह यहाँ पे अनाउंस होगी। अब जी जिनपिंग के लिए तीसरा टर्म यहाँ पे अनाउंस होने वाला है। क्या है कि इस बार जो पार्टी चार्टर है वो जनरल सेक्रेटरी के नंबर ऑफ लिमिट्स पे चुप है। पहले नंबर ऑफ लिमिट्स 2 रखी गई थी, 2018 में बोला गया कि अनलिमिटेड। तो जी जिनपिंग बेसिकली प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर लाइफ बन गए थे, समझ गए। अगर आप देखो तो 1982 के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्टी और स्टेट पोजीशंस अलग अलग लोग देखते थे, मतलब जनरल सेक्रेटरी अलग होगा, प्रेसिडेंट अलग होगा, ओवरऑल स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, प्रोविंसेस के जो हेड होंगे वो अलग होंगे। 1993 में पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट और सेंटर दोनों की पोस्ट एक इंसान को दी जाने लगी। ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चाइना की पॉलिटिक्स के बारे में हमें थोड़ी कम जानकारी है। चाइना में प्रोविंशियल गवर्नर्स, केंद्र की सरकार के गवर्नर्स, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, एक तो बहुत डिस्क्रीट तरीके से होता है। दूसरा, इसकी कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं, जैसे इंडिया के अंदर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट पे बंदा कैसे बैठेगा, लेकिन ऐसा कुछ चाइना के अंदर नहीं है। अब चाइना के अंदर देखो
तो जियांग जेमिंग एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी थे 1989 में। बाद में 14th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस 1992 में इलेक्ट हुए। 2002 तक उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की तरह काम किया और 2003 तक स्टेट के प्रेसिडेंट की तरह काम किया। तो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों पोस्टें एक इंडिविजुअल के पास थी। फिर यही दोनों पोस्टें हु जिनटाओ ने अपने पास रखी, यही दोनों पोस्टें जी जिनपिंग ने अपने पास रखी, और पूरे चांसेस हैं कि जी जिनपिंग के पास ये दोनों पोस्टें रहेंगी। जी जिनपिंग 69 ईयर्स के हो चुके हैं और ओवरऑल जो रिटायरमेंट एज है वो 68 रखी गई है। मतलब अगर आप पार्टी प्रेसिडेंट हो या फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी हो, तो उन दोनों ही केसेस में आपकी एज लिमिट 68 रखी गई। तो अब जी जिनपिंग 69 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन तब भी ये लीडरशिप में रहेंगे। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत कुछ चलता है, और खास बात दोस्तों ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अब चेयरमैन है जी जिनपिंग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को कौन चलाता है? पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी एक ऐसी बॉडी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को चलाती है। बेसिकली वो पूरे चाइना को चलाती है। इस पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर भी एक पोस्ट बना ली है पार्टी चेयरमैन की। किसने? जी जिनपिंग के, और उसके ऊपर वो बैठ गए। जी जिनपिंग इज द सोल अथॉरिटेरियन इन चाइना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो सिंगल हैंडेडली सारे शॉट्स ले रहा है, और पार्टी और स्टेट पर्सनल डेलीगेट की लिस्ट को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। पीपल लिबरेशन आर्मी और आर्मी पुलिस के डेलीगेट्स की लिस्ट को यहाँ पे मैच कर दिया गया। ओवरऑल जो भी खास है जी जिनपिंग के, उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पोस्टिंग्स वगैरह जी जिनपिंग के द्वारा दी जा रही है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको होलिस्टिकली यहाँ पे अमेंड करवाया जी जिनपिंग ने। अपनी पोजीशन को तो रीइंफोर्स किया ही है, साथ साथ एक रोबस्ट पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप लेके चल रहा है। अपने कुछ प्रोटीज रख रखे हैं यहाँ पे जी जिनपिंग ने, जिसको अलग अलग जगहों पे इंपॉर्टेंट पोस्ट दे रहा है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जी जिनपिंग एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर आप देखो तो फॉर्मर प्रीमियर जो थे ली पेंग, इनके बेटे ली जाओपिंग इसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया और सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाया। तो जो जी जिनपिंग के राइवल्स हैं, उनके भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी आप कह लो कि अपने इनर सर्कल में जी जिनपिंग रख रहा है। तो जी जिनपिंग ओवरऑल फुल पावर उसने अपने पास रख रखी है, लेकिन इस फुल पावर में भी अपने कॉम्पिटिटर्स के जो भी बच्चे वगैरह हैं, उनको डिसीजन मेकिंग कमेटी में जी जिनपिंग रख रहा है। मतलब जी जिनपिंग थोड़ी इंक्लूसिविटी और थोड़ी डोमिनेंस में कह लो इंक्लूसिविटी और दूसरों को सेग्रीगेट ना करने वाला एलिमेंट भी लेके आ रहा है। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और एक्चुअली में सक्सेसफुल भी रहा है जी जिनपिंग इस चीज में। फिर गलवान वैली में जो सोल्जर्स आके लड़े थे इंडियन सोल्जर्स से, उनको भी यहाँ पे चाइनीज कह लो पार्टी कांग्रेस में जगह दी जा रही है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। समझ गए? तो कुल मिला के ओवरऑल जी जिनपिंग की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर रही है। पावर कंसोलिडेशन इन्होंने किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, और इस पावर कंसोलिडेशन में अपने पास तो पावर रखी है और अपने साथ के लोगों को बिल्कुल इंपॉर्टेंट जगह पे बैठाया है। और इस रिस्पेक्ट में जो 20th पार्टी कांग्रेस हो रही है, इस 20th पार्टी कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने आप को प्रेसिडेंट एंड पार्टी सेक्रेटरी फॉर लाइफ बना के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन बना के सर्वे सर्वा बना लेगा। और तब तक सर्वे सर्वा रहेगा जब तक ये जिंदा है। उसके बाद कौन लीडर बनता है वो तो देखिए समय बताएगा। फिर नेक्स्ट अ पार्टी दैट इज ऑलवेज इन कॉम्बेटिव मोड। यहाँ पे टीआरएस की बात हो रही, तेलंगाना राष्ट्र समिति। अभी क्या हुआ कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक लीडर हैं टी हरीश राव। इनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो है, हेल्थ पोर्टफोलियो है। अब इसने क्या किया कि आंध्र प्रदेश के ऊपर एक कमेंट मार दिया, ठीक है ना। क्या है कि हैदराबाद और पोलावरम प्रोजेक्ट को लेके अक्सर कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बहस होती रहती है। अभी लेट सितंबर में स्टेट टीचर यूनियन की मीटिंग हो रही थी, और इसमें भाषण दे रहे थे टी हरीश राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के। अब यहाँ पे उन्होंने तुरंत ये बोल दिया कि तेलंगाना एक ऐसी जगह है जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, ठीक है। और ओवरऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फिटमेंट और अलाउंसमेंट्स के लिए तेलंगाना की राज्य सरकार ने बहुत कुछ किया है, आंध्र प्रदेश ने कुछ नहीं किया। मतलब तेलंगाना के सीनियर मिनिस्टर टी हरीश राव ने ओपनली एक ओपन पोडियम में टीचर्स को एड्रेस करते हुए तेलंगाना सरकार की तारीफ की, वहां तक तो ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार की बुरी तरीके से बुराई कर दी। अब जैसे ये बुराई हुई, जो सीनियर लीडर हैं और मिनिस्टर्स हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश के, वो हरीश राव को गरियाने लगे। वो बोलने लगे कि भाई तुमको हमारे ऊपर कमेंट करने की जरूरत क्या है। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज गुदी बाबा अमरनाथ का बोलना है कि तेलंगाना की फाइनेंशियल हालत आज की डेट में इसलिए अच्छी है क्योंकि तेलंगाना के पास हैदराबाद है। अगर ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश के पास होता तो हमारी फाइनेंशियल पावर अच्छी होती, तेलंगाना की बहुत बेकार होती। प्लस अब पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग में तो कुछ भी बोला जाता है।
आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर्स, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो हरीश राव हैं, तुम पहले अपने अंकल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं, ग्रजेस हैं, उनको रिजॉर्ट कर दो, बाद में आंध्र प्रदेश के ऊपर तुम अपनी टिप्पणी करना और भाषणबाजी करना। और फिर आंध्र प्रदेश की वाइस कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी बोल रहे हैं कि पिछले 8 साल में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी अच्छी इसलिए चूंकि हैदराबाद उनके पास है, उस रिस्पेक्ट में आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद हमने अपने लोगों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई है। तो ये वॉर ऑफ वर्ड यहाँ पे शुरू हो गया। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत से इश्यूज रहे, जैसे कि भाई आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 10 है उसमें इंस्टीट्यूशंस के डिवीजन को लेकर इशू रहा है, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर इशू रहा है, सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड को लेकर इशू रहा है। और अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, हरीश राव के स्टेटमेंट के बाद, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने भी यहां पे हरीश राव के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री का यह बोलना है कि मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट के अंदर तेलंगाना को अवार्ड मिला है, इस बात को लेकर तेलंगाना एक गलत क्लेम कर रहा है। जल जीवन मिशन स्कीम के अंदर तेलंगाना की परफॉर्मेंस को जल शक्ति मिनिस्ट्री ने मॉनिटर किया है। तेलंगाना का क्लेम यह है कि इनके 320 विलेजेस में ओवरऑल पर हाउस होल्ड 100 लीटर्स पर कैपिटी क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। और यह केंद्र की सरकार ने एसेस करके बता दिया, ऐसा कुछ हरीश राव ने बोल दिया। तुरंत से केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फंक्शनैलिटी असेसमेंट 2022 जारी है। 12,507 सैंपल्ड हाउस होल्ड 409 विलेजेस में अभी के लिए थोड़ा बहुत देखे गए हैं। 8% में 55 लीटर्स पर कैपिटा ऑफ वाटर डे पहुंच ही नहीं रहा। मतलब आप समझिए, जल जीवन मिशन के अंदर तेलंगाना के मिनिस्टर ने गलत क्लेम कर दिया अपनी पॉलिटिकल सक्सेस को दिखाने के लिए। और इस गलत क्लेम को जो आपके यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ओपनली बोल दिया कि ये जो तेलंगाना के क्लेम्स हैं, ये ग्राउंड लेवल पे फंक्शनैलिटी असेसमेंट 2022 में सही नहीं निकल के आ रहे। प्लस तेलंगाना के अंदर 5% गांव में जो पानी है, वो पानी इज नॉट इन लाइन विद द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर जल जीवन मिशन। तो बेसिकली तेलंगाना जो क्लेम कर रहा था जल जीवन मिशन की सक्सेस को लेके, इस क्लेम को भी यहाँ पे काउंटर कर दिया गया है केंद्र की सरकार की मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इन सब चीजों से तो यही निकल के आ रहा है कि भैया टीआरएस एक ऐसी पार्टी है जो बस लड़ाई के मोड में रहती है। तो बेटर ये रहेगा कि तेलंगाना और टीआरएस अपने आप को गवर्नेंस पे फोकस करे, ना कि अपने आप को आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ कंपेयर करे। भारत राष्ट्र समिति बना के ओवरऑल नेशनल एम्बिशंस रखे। नेशनल एम्बिशंस रखना कुछ गलत बात नहीं है, बट अगर आप लड़ के दूसरों को नीचा दिखा के, अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स दिखा के अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल उठेंगे, जो कि यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। समझ गए? ये है ओवरऑल यहाँ पे। चलिए अगले आर्टिकल पे। ऑर्डिनरी मैन, द आम आदमी पार्टी इज फेलिंग इन इट्स एफर्ट्स टू ब्रिंग ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी दिल्ली से शुरू की और उनको सक्सेस भी मिली। बाद में पंजाब जैसे स्टेट में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। अब गुजरात को टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी। अब गुजरात में किसको टारगेट करेगी? तो भारतीय जनता पार्टी को। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कई बार हरा पाई है गुजरात में। 1990 से लेकर अब तक गुजरात में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी का एलिमेंट तो होता है। इस एंटी इनकम्बेंसी को कैपिटलाइज करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आम आदमी पार्टी की यह कोशिश तो है ही कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतती है तो जो प्रिंसिपल अपोजिशन हो वो आम आदमी पार्टी का हो। लेकिन अब इन सब चीजों में एक कैंपेन शुरू कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कि ये एंटी हिंदू है, ठीक है ना। अब जब एंटी हिंदू की बात की गई तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी एक चीज अनाउंस की कि भाई हम गुजराती इसके लिए फुल्ली पेड पिलग्रिमेज लेके आएंगे। सीनियर सिटीजन जो है गुजरात के, उनको अयोध्या लेके जाएंगे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। फिर आम आदमी पार्टी का स्टैंस, अरविंद केजरीवाल का स्टैंस तब कमजोर पड़ गया जब इनके ही एक मिनिस्टर साहब राजेंद्र पाल गौतम साहब, उन्होंने एक ऐसे इवेंट को दिल्ली में अटेंड किया जहां पे ओवरऑल अगर आप देखो तो हिंदू डीटीज के अगेंस्ट बात, एक्चुअली में हिंदू डीटीज के अगेंस्ट बात नहीं थी, दैट वर 12 वाउज ऑफ बुद्धिज्म, एक्चुअली 12 वाउज ऑफ बी आर अम्बेडकर बाबा साहब। अब वो वाउज थे 1956 के, वो यहाँ पे पूरी तरीके से वायरल हो गए। इस बात को लेके
राजेंद्र पाल गौतम को टारगेट किया गया, आपको टारगेट किया गया। अब राजेंद्र पाल गौतम ने रिजाइन कर दिया, ठीक है भाई। तो इससे ओवरऑल कह सकते हो कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को दिखाने की कोशिश करिए कि हम एंटी हिंदू नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक और आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दिल्ली में जो अभी जेल में बंद हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, बट उनको भी सस्पेंड नहीं किया गया, हालांकि वो चार्जेस प्रूव नहीं हुए, मैं भी आपको बता दूं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम राजेंद्र पाल गौतम साहब सिर्फ एक फंक्शंस अटेंड करते हैं और उस फंक्शन को अटेंड करने के चलते उनको रिजाइन करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की क्रेडेंशियल्स को चेक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप को डिप्रेस्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेटिव बताती है, फिर अपने आप को हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बताती है, मुस्लिम कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव बताती है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंटी करप्शन क्रूसेडर की तरह भी अपने आप को पोर्ट्रे करती है। तो एक ही समय पे अपने आप को इतने अलग अलग फॉर्म्स में पोर्ट्रे करने में थोड़ी अनसक्सेसफुल हो रही है आम आदमी पार्टी, बस यही बताया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में किस हद तक क्रेडिबल अपोजिशन की तरह काम करेगी बीजेपी कांग्रेस के, वो समय ही बता पाएगा, ठीक है भाई। तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। फिर नेक्स्ट, मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने अपना नाम हिस्ट्री की किताबों में लिख लिया है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत के। सुजुका नाम के शहर में संडे को जापानीज ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टेपन जीत गए। इन्होंने दूसरा फार्मूला 1 का इवेंट जीता है। इससे पहले अगर आप देखो तो 2021 के सीजन में फार्मूला 1 स्पोर्ट में लास्ट लैप ऑफ द लास्ट रेस ऑफ द ईयर में अबू धाबी में मैक्स वर्स्टेपन जीते थे। लेकिन 2021 में जब मैक्स वर्स्टेपन जीते थे तब इनकी जीत में कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व थी। एक्चुअली में क्या था कि फेडरेशन इंटरनेशनल आई ऑटोमोबाइल, ये फार्मूला 1 की स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है। अब इसके कुछ नियम कानून थे, उन नियम कानून के गलत इंटरप्रिटेशन के चलते लुइस हैमिल्टन रैंक में पीछे हो गए और मैक्स वर्स्टेपन उनसे आगे निकल गए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि चूंकि यहाँ पे नियम कानूनों को गलत तरीके से इन्फर किया है इसलिए लुइस हैमिल्टन यहाँ पे हार गया है और मैक्स वर्स्टेपन जीत गया। तो मैक्स वर्स्टेपन की जीत को एक जेन्युइन जीत नहीं माना गया था 2021 के F1 चैंपियनशिप अबू धाबी में, लेकिन जापान में जो मैक्स वर्स्टेपन ने जीत दर्ज की है वो बिल्कुल प्रॉपर जीत दर्ज की। इस साल 2022 में कोई स्कोप नहीं है किसी भी प्रकार की रॉन्ग डूइंग का, यहाँ पे मैक्स वर्स्टेपन इज द सोल विनर। तो आप कह सकते हो कि जो 25 साल का ये इंडिविजुअल है मैक्स वर्स्टेपन फ्रॉम नीदरलैंड्स, इसने 18 में से 12 रेसेस जीती हैं अब तक की, ठीक है ना। ओवरऑल एक्चुअली में इनके जीन्स ही रेसिंग जीन्स बताए जा रहे हैं। इनके जो फादर थे जॉस, वो फॉर्मूला F1 राइडर थे, और इनकी जो मदर थी सोफी कुम्पेन, वो भी एक अकॉम्प्लिश्ड रेसर थी कार्ड्स में। तो अपने आप में जो जीन्स है मैक्स वर्स्टेपन के वो रेसिंग जीन्स हैं। ये पैदा ही हुए हैं फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब शुरुआत में अपने शुरुआती दौर ऑफ कैरियर में मैक्स वर्स्टेपन ने बहुत सी गलतियां की हैं। बहुत एग्रेसिव थे ये अपनी रेसिंग में, बहुत डेंजरस थे ये अपनी रेसिंग में, पर पिछले 4 साल में वर्स्टेपन ने अपनी रेसिंग को बहुत मैच्योर किया है, अपनी स्पीड और एग्रेशन को बहुत आप कह लो स्टेबलाइज किया। अगर आप देखो तो फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क के साथ पहली 3 रेसेस में 46 पॉइंट्स नीचे थे मैक्स वर्स्टेपन, लेकिन उन्होंने अपने कामनेस को मेंटेन कर रखा, अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा, एग्रेशन को मेंटेन करके रखा और फाइनली जीत के बाहर निकल गए। इससे पहले जब हंगरी, बेल्जियम और इटली में रेसेस हुई थी तो मिडिल ऑफ द पैक से इन्होंने शुरू किया था और धीरे धीरे स्पेक्टेकुलरली जीत के पास पहुंचे थे। फाइनली जीत नहीं पाए थे टाइटल को, लेकिन जापान में इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया। ओके, प्लस मैक्स वर्स्टेपन ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम पे कर लिया है। देखिए, वो लोग जिन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग में मल्टीपल टाइटल्स जीते हैं, ऐसे एलीट क्लब ऑफ ड्राइवर में 17वें मेंबर बन चुके हैं। इससे पहले 16 ऐसे लोग थे जिन्होंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेनिस में होता है ना कि भाई यूएस ओपन भी जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, तो मल्टीपल टाइटल जीतने वाले लोग, तो मल्टीपल टाइटल जीतने वाले लोग 16 थे, जिसमें 17वां नाम आ चुका है किसका? मैक्स वर्स्टेपन का। और मैक्स वर्स्टेपन अगर अपनी इस कॉम्पिटिटिव मशीनरी को अगले कुछ साल तक लगातार लागू कर पाते हैं तो अपने आप में एक मैक्स वर्स्टेपन एरा शुरू हो जाएगा फार्मूला 1 में। फार्मूला 1 में अलग अलग प्लेयर्स का एरा रहा है, जैसे लुइस हैमिल्टन है और भी बहुत से प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक फार्मूला 1 की जो कॉम्पिटिटिव रेसिंग है इसको डोमिनेट किया। तो अगर अपनी इस कॉम्पिटिटिव मशीनरी को लगातार कंटिन्यूअसली मेंटेन कर पाते हैं मैक्स वर्स्टेपन, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वर्स्टेपन एरा लेके आएंगे फार्मूला 1 रेसिंग में। तो ये था आज का एडिटोरियल, थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए दोस्तों, आज एडिटोरियल थोड़ा लेट है
मैंने 1-2 कमेंट्स देखे जहाँ पे बच्चे ये बोलते हैं कि सर थोड़ा टाइम पे ले आया करिए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर आप भी समझो दोस्तों, मैं भी इसको पार्ट टाइम की तरह काम कर रहा हूँ यहाँ पे। एडिटोरियल ये जो मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, आप देखते हो मैं कोई भी वीडियोज़ बेचता नहीं हूँ। आपने देखा है कि मैं किसी भी कोचिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ कंटीन्यूअसली एसोसिएटेड नहीं हूँ, ठीक है ना? बिना किसी मतलब पैसे का कोर्स बेचे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ नॉट माई मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे अपने बाकी काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए कभी-कभी वीडियोज़ लेट हो जाती हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप थोड़ा-सा एडजस्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर्स को शेयर करें।